हेलो एवरीवन, जीनत की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध एमसीक्यू बाय जीनत जीके जीएस करंट अफेयर 2024 फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फ्रेंड्स, युद्ध से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, फ्रेंड्स जो भी युद्ध हुए हैं भारत के ऐतिहासिक युद्ध में वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में ले लिए हैं। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप कर दी तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिस कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, एसएससी सीजीएल की करो, एमटीएस टीपीओ या एनटीपीसी आरआरबी यूपी बीएड यूपी प्लस, क्या आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें और हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सभी क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में हम तीन क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं। क्वेश्चन है, हाई डेस्पीज का युद्ध, बैटल ऑफ द हाई डेस्पीज, इसका युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। हाई डेस्पीज का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में और किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। तो इस क्वेश्चन में हमने तीन क्वेश्चन कवर कर लिए कि हाई डेस्पीज का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में और किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच। और कौन हार गया था? सिकंदर इसमें जीते थे और कौन हार गए थे? राजा पोरस ये हार गए थे युद्ध, हाई डेस्पीज का युद्ध। तो एक ही क्वेश्चन में हमने तीन क्वेश्चनों को कवर कर लिया। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका शासनकाल हुआ था 261 ईसा पूर्व में और किसके बीच लड़ा गया था? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई थी। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 261 ईसा पूर्व में और सम्राट अशोक ने कहां पर आक्रमण किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था और ये युद्ध रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई थी। किसने कसम खाई थी? सम्राट अशोक ने। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ना करने की कसम खाई थी कि रक्तपात को देखकर युद्ध ना करने की कसम खाई थी और ये आक्रमण कहाँ किया गया था? कलिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई का समय है 712 ईसा पूर्व में। सिंध की लड़ाई लड़ी गई थी 712 ईसा पूर्व में और किसके बीच लड़ी गई थी? मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। मोहम्मद कासिम ने ये लड़ाई लड़ी थी और अरबों की सत्ता स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ तराइन। इसका समय है 1191 ईस्वी। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। और किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें चौहान की विजय हुई थी। मोहम्मद गौरी इस युद्ध में हार गए थे जो 1191 ईस्वी में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गए थे, मतलब विजय ही हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। और दोनों के बीच लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो आप देख सकते हैं इसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में और उसके एक ही साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया था, मतलब कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन। और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। 1191 में भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, लेकिन उसमें विजयी हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन जब सेकंड युद्ध होता है तराइन का, उसमें विजय होती है मोहम्मद गौरी की, विजय प्राप्त होती है। पहला युद्ध जो है वो मोहम्मद गौरी हार जाती हैं, लेकिन दूसरा युद्ध जो है तराइन का द्वितीय युद्ध में उनकी विजयी होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था और कौन इसमें विजय रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध। फ्रेंड्स, ये युद्ध भी वेरी इंपॉर्टेंट है। युद्ध से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने सभी युद्ध इस वीडियो में ले लिए हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके बीच में हुआ था और किस समय में हुआ था और कौन सा युद्ध हुआ था। तो चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर, ये युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, मतलब कि तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद, मतलब 2 साल बाद ही चंदावर का युद्ध हो जाता है। और कब होता है? 1194 ईस्वी को। और किसके बीच होता है? इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा
जयचंद को हराया था। युद्ध जो है 1192 में हुआ था, उसमें विजय प्राप्त करती है मोहम्मद गौरी। लेकिन जो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है तो वो किसको हराती है? कन्नौज के राजा जयचंद को हराया जाता है। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में और किसके बीच हुआ था? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 1526 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था बैटल ऑफ खानवा 1527 ईस्वी में, मतलब एक साल बाद ही 1527 में खानवा का युद्ध हो जाता है। और ये किसके बीच होता है? बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? बाबर ने राणा सांगा को इस युद्ध में पराजित किया था। और ये युद्ध कब हुआ था? 1527 में। और ये युद्ध कौन सा है? खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। ये युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी को और किसके बीच हुआ था? बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था और किसको हराया था? अफगानों को हराया था। बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हरा दिया था। और ये युद्ध कौन सा है? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध और कब हुआ था? 1529 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसल। ये युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी को और किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। किनके बीच के बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। और शेरशाह ने क्या किया था? हुमायूं को हरा दिया था। और ये युद्ध कौन सा है? चौसा का युद्ध है। और कब हुआ था? 1539 ईस्वी को और शेरशाह ने हुमायूं को इसमें हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम। ये युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी को और किसके बीच हुआ था? एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। पहले कौन से युद्ध करा था? चौसा का युद्ध में भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। फिर 1540 में एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। किसको मजबूर कर दिया? हुमायूं को। और किसने मजबूर कर दिया? शेरशाह सूरी ने। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये युद्ध कब हुआ था और किसको हराया था और किसको मजबूर कर दिया था भारत छोड़ने से। 3-4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ये युद्ध कब लड़ा गया और किसके बीच लड़ा गया और किसको भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ये युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी को और किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी को और ये किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा। ये युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी को और किसके बीच हुआ था? इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। इस युद्ध से क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। और ये कौन सा युद्ध है? तालीकोटा का युद्ध है और ये लड़ा गया था 1565 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी को और किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था और इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। अकबर और राणा के प्रताप के बीच में ही लड़ा गया था और इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। ये कौन सा युद्ध है? हल्दी घाटी का युद्ध। और कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी को। इन दो राजाओं के बीच में लड़ा गया था, अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा सकते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और अब तक जितने भी मैंने यूज करा दिए सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हमने 3-4 क्वेश्चन कवर करा रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। युद्ध से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। ये युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी को और किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी को और किन किन के बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों जो विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई थी। मतलब अंग्रेजों ने अपना शासन
कर लिया था। किसको हराकर कर लिया था? सिराजुद्दौला के को हराकर अपना शासन भारत पर कर लिया था अंग्रेजों ने। और कब लड़ा गया था? 1757 को, और प्लासी का युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी वॉश का युद्ध, मतलब कि बैटल ऑफ बॉडी वॉश। ये युद्ध लड़ा गया था 1760 ईस्वी को, और किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। इस युद्ध में भी अंग्रेज ही विजय प्राप्त की थी, और बॉडी वॉश के युद्ध में भी अंग्रेज जो है विजय प्राप्त कर चुके हैं। कब लड़ा गया था? 1760 ईस्वी को, और किसको हराया था? फ्रांसीसियों के हराया था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और फ्रांसीसियों की हार हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये युद्ध लड़ा गया था 1761 को। 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, और किसके बीच लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, और किसकी हार हुई थी? फ्रांसीसियों की हार हुई थी। और ये कौन सा युद्ध है? पानीपत का तृतीय युद्ध। कब लड़ा गया था? 1761 को युद्ध लड़ा गया था, और इसमें हार हुई थी फ्रांसीसियों की। और कौन विजय प्राप्त कर चुके थे? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें कि फ्रांसीसी हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। ये युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी को, और किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और सुजादुद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई थी। इस युद्ध में कौन कौन लड़े थे? अंग्रेजों मीर कासिम शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, और जिसमें किसकी विजय प्राप्त हुई थी? अंग्रेज इसमें भी विजय प्राप्त कर चुके थे बक्सर के युद्ध में भी। और ये युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी को। तो फ्रेंड्स, पानीपत का प्रथम, द्वितीय एंड थर्ड तीनों ही युद्ध कर चुके हैं। और कौन कौन से युद्ध किस किस दिन को लड़ा गया था वे भी हमने कर लिए हैं। तो ये सभी युद्ध वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1767 से 69 ईस्वी तक, मतलब 2 साल तक ये युद्ध चला था। और किसके बीच चला था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हो गई थी। अब तक जो अंग्रेज थे वो जीतते हुए आ रहे थे, लेकिन जब हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि अंग्रेजों की हार हो गई थी। हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था। और कब हरा दिया था? 1767 से 69 तक ये युद्ध चला, और इसमें अंग्रेजों की हार हो गई थी। और ये कौन सा युद्ध है? प्रथम मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय मैसूर युद्ध। ये कब द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था? 1780 से 84 के बीच, मतलब कि ये युद्ध लड़ा गया था 4 साल तक। और प्रथम मैसूर युद्ध 2 साल तक चला था, 1767 से 69 ईस्वी तक। और ये युद्ध चला 1780 से 84 ईस्वी तक। और किसके बीच युद्ध हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अणनीति छूटी थी, जिसमें कि अणनीति जो वो छोड़ गई थी। और ये युद्ध लड़ा गया था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। पहला भी युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ी, विजय प्राप्त कर चुके थे, और अंग्रेज इसमें हार गए थे। और द्वितीय मैसूर युद्ध भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ही लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय अंगल मैसूर युद्ध। ये युद्ध लड़ा गया था 1790 ईस्वी को, और किसके बीच लड़ा गया था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। और लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हो गई थी। और किसके कारण लड़ाई जो है समाप्त हो गई थी? संधि के द्वारा ये लड़ाई समाप्त हो गई थी। और ये तृतीय अंगल मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1790 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध। ये लड़ा गया था युद्ध 1799 ईस्वी को, और किसके बीच लड़ा गया था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। टीपू की हार हुई थी और मैसूर शक्ति का पतन हुआ था। टीपू सुल्तान जो है इस युद्ध में हार गए थे, चतुर्थ मैसूर युद्ध में, और अंग्रेज इसमें विजय प्राप्त कर चुके थे, और मैसूर शक्ति का इसमें पतन हो गया था। एक ही क्वेश्चन में हमने 3-4 क्वेश्चन कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिलियान वाला युद्ध। ये युद्ध लड़ा गया था 1849 ईस्वी को, और किसके बीच लड़ा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। चिलियान वाला युद्ध 1849 ईस्वी को हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत चीन सीमा युद्ध, ये युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी को और किसके बीच हुआ था? चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण और कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई और भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। तो ये युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी को और किसके बीच हुआ था? चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया, जिसके कारण युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई और भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान युद्ध, इंडो पाकिस्तान वॉर, ये युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी को। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी को और किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और भारत पाकिस्तान के पीछे शिमला समझौता हुआ था। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? शिमला का समझौता हुआ था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था। तो कौन सा समझौता हुआ था? शिमला का। किस किस के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। और इसमें कौन हार गया था? पाकिस्तान। और भारत इसमें विजय प्राप्त कर चुका है। और ये युद्ध कब हुआ था? 1965 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान युद्ध, इंडो पाकिस्तान वॉर, ये भी 1971 में भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। पहला युद्ध कब हुआ था? 1965 ईस्वी को। पाकिस्तान का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1971 ईस्वी को। और किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन चुका था। पहले जो था बांग्लादेश दो देशों के बीच में मिला हुआ था, लेकिन जो है वो अलग हो चुका था बांग्लादेश, जिसमें पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। जो बांग्लादेश था एक स्वतंत्र देश बन गया था। तो ये कब युद्ध हुआ था? 1971 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध। फ्रेंड्स, ये युद्ध भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और ये युद्ध कब हुआ था? 1999 ईस्वी को। और किसके बीच हुआ था? जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुणे पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली। ये युद्ध कब हुआ था? 1999 ईस्वी को कारगिल युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर ये युद्ध हुआ था। मतलब पाकिस्तान के जो घुसपैठी आ गए थे उनको लेकर ये युद्ध हुआ था और पाकिस्तान को इसमें हार का सामना करना पड़ा और भारत इसमें विजय प्राप्त कर ली थी। कारगिल युद्ध के बारे में फर्स्ट टॉपिक क्या लिया है? मैं सिंधु घाटी सभ्यता। इस टॉपिक में हम पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करने वाले हैं। 1 घंटे की क्लास होगी, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है आपको इजीली जो है वो लर्न हो जाएगा और इससे रिलेटेड आपको किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या स्टार्ट करने वाले हैं? पहला टॉपिक क्या है हमारा? सिंधु घाटी सभ्यता। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता को सिंध नदी के आसपास बसने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी किसे कहा जाता है? मतलब सिंधु नदी के आसपास बसने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। साथ ही इसे हड़प्पा सभ्यता तथा हड़प्पियन सभ्यता आदि नामों से भी जाना जाता है। और इसे किस नामों से जाना जाता है? हड़प्पियन सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता आदि नामों से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पियन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे 3 नामों से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता क्या थी? अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही सुनियोजित और सुविकसित कस्बों एवं नगरों में रहा करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो वो कहाँ रहा करते थे? सुनियोजित और सुविकसित कस्बों एवं नगरों में रहा करते थे, जहाँ बड़े बड़े भवन, सभागार, स्नानघर, कारागार, कच्ची व पक्की ईंटों से बने घर, चौड़ी सड़कें आदि स्थित करते थे। वहाँ के लोग के बड़े बड़े भवन में, स्नानघर में, कारगर में कच्ची व पक्की ईंटों से बने घर थे। और किस ईंटों से बने हुए थे? कच्ची ईंटों से भी और पक्की ईंटों से भी बने घर थे, चौड़ी सड़कें थी आदि स्थित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और साथ ही इस सभ्यता के लोग हथियारों, आभूषणों, मूर्तियों और बर्तनों का निर्माण करना जानते थे। और साथ ही वहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या जानने लग गए थे? हथियारों का, आभूषणों का, मूर्तियों का और बर्तनों का निर्माण करना जानते थे।
कि किस तरीके से इनका निर्माण किया जाएगा। तो फ्रेंड जैसे जैसे विकास होता गया तो वे जो लोग हैं सब कुछ जानने लग गए कि आग का आविष्कार होने लग गया, घरों कच्ची और वे पक्की ईंटों के घर बने हुए थे जिसमें उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। वे कहाँ रहते थे? सिंधु सभ्यता के लोग कस्बों और नगरों में रहना शुरू कर दिया था उन्होंने। और वे जान चुके थे कि बर्तनों का कैसे प्रयोग करते हैं, हथियारों का किस तरीके से प्रयोग करते हैं, आभूषणों मतलब ज्वेलरी का किस तरीके से प्रयोग करते हैं, सब चीज को जान चुके थे सिंधु घाटी सभ्यता तक। और इनके निर्माण में तांबे, चांदी और कांसे आदि का प्रयोग किया जाता था। और सिंधु की सभ्यता में किस चीज का प्रयोग किया जाता था? तांबे, चांदी और कांसे का भी प्रयोग किया जाने लगा था। जैसे जैसे विकास होना स्टार्ट हुआ वैसे ही वहाँ के लोग जो है वो जानना स्टार्ट कर दिया था कि कैसे आभूषणों का उपयोग किया जाएगा, मूर्तियों का, बर्तनों का किस तरीके से उपयोग किया जाता है, तांबे चांदी का किस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं, वो सब कुछ जान चुके थे सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता या हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नामों से भी जाना जाता था। और ये एक अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोट्स ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में क्या कराऊंगी, इससे रिलेटेड एमसीक्यू कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का सभ्यता का काल निर्धारण। पहले अब हम क्या देखने वाले हैं, सेकंड टॉपिक क्या है कि सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण की किस तरह से काल निर्धारण हुआ सिंधु सभ्यता का। एच हैरास के अनुसार, जब एच हैरास के अनुसार क्या था, सिंधु सभ्यता में 6000 ईसा पूर्व कब आए थे? एच हैरास के अनुसार 6000 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है। और मधु स्वरूप वस्य के अनुसार काल निर्धारण कैसे किया गया? 3500 से 2700 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व काल निर्धारण किया गया है। और अनेस्ट मेके के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है। मर्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 ईसा पूर्व काल निर्धारण किया गया है। रेडियो कार्बन पद्धति अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व काल निर्धारण किया गया है। फ्रेंड्स अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है। एच हैरास के अनुसार 6000 ईसा पूर्व, माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 से 2700 ईसा पूर्व, जॉन मार्शल के अनुसार 2550 से 2750 ईसा पूर्व और अनेस मेके के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व काल निर्धारण किया गया है। जबकि मर्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 ईसा पूर्व और रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व का काल निर्धारण किया गया है सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट है सभ्यता के निर्माताओं के मत। अब देखते हैं सभ्यताओं के निर्माताओं के मत क्या हैं। पहले देखते हैं सुमेरियन, मेसोपोटामिया, जॉर्ज मार्शल, गार्डन चाइल्ड एंड मर्टिमर व्हीलर। सुमेरियन मेसोपोटामिया में क्या हुआ था? जॉर्ज मार्शल, गार्डन चाइल्ड और मर्टिमर व्हीलर सभ्यता के निर्माताओं के मत हैं ये। और वैदिक आर्य कौन थे? T.N. रामचंद्र एंड K.N. शास्त्री एंड S.R. राव, ये हमारे वैदिक आर्य थे। T.N. रामचंद्र चंदन, K.N. शास्त्री और S.R. राव। द्रविड़ लोग कौन थे? राखलदास बनर्जी, द्रविड़ लोग थे हमारे राखलदास बनर्जी। और सोदी संस्कारी कौन थे? अमलानंद घोष, धर्मपाल और अग्रवाल। अगर हम सोंदी संस्कारी की बात करें तो वो कौन थे? नंद घोष और धर्मपाल और अग्रवाल। और दास दसू कौन थे? सुनीति, कुमार चटर्जी, फादर हेराम। सभ्यता के निर्माताओं की बात करें तो सुमेरियन मेसोपोटामिया में कौन कौन थे? जॉर्ज गार्डन चाइल्ड और मर्टिमर व्हीलर। अगर वैदिक आर्यों की बात करें तो T.N. चंदन, K.N. शास्त्री और S.R. राव। और द्रविड़ लोग कौन थे? राखलदास बनर्जी। और सोंदी संस्कारी की बात करें तो अमलानंदन घोष, धर्मपाल अग्रवाल। और दास देसाइयों की बात करें तो सुनीति, कुमार चटर्जी और फादर हेराम। और ये देखते हैं हम इसमें मैप को कि हड़प्पा कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, चहुंदड़ो कहाँ पर है और कौन सी नदी फेमस है। हड़प्पा में कौन सी नदी बहती है, मोहनजोदड़ो में कौन सी नदी बहती है। तो हम देख सकते हैं ये हड़प्पा और इसमें कौन सी नदी बह रही है फ्रेंड्स? विलाबे नदी और रावी नदी। अगर हम झेलम नदी की बात करें तो ये कहाँ पर है? माणा में है। अगर हम चहुंदड़ो की बात करें तो इसमें बहती है सिंधु नदी। अगर कालीबंगा रोपड़ की बात करें तो यहाँ कौन सी नदी बहती है? सतलज नदी। अगर बनावटी की बात करें तो यहाँ रावी नदी बहती है। और राखीबाड़ी की कहते हैं तो यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? सतलज नदी। और आलमगीरपुर की बात करें, आलमगीरपुर कहाँ पर है? इस जगह पर है। और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगर हम अल्लाह दिनोह की बात करें तो यह कहाँ पर है? यहाँ पर।
ऐसे ही सुत गोंडेर इस जगह पर है सुत, और सोत काकाहू यहाँ पर है फ्रेंड्स। बालाकोट, रंगपुर तोत, धात्रा धातावीरा, कालीबंगा। कालीबंगा लोथल में कौन कौन सी नदी बहती है फ्रेंड्स? साबरमती नदी, नर्मदा नदी और थाची नदी बहती है। और यमुना नदी कहाँ पर है? कालीबंगा के पास है। और गंगा नदी इस जगह पर बहती है। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो में कौन सी नदी बहती है और कौन कौन सी नदी कहाँ पर बहती है। तो ये मैप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैप को जरूर करके जाए एग्जाम में, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का विस्तार। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो किस तरीके से हुआ। मांडा, मांडा में क्या है? चिनाब नदी बहती है जो कि उत्तर प्रदेश। मीरपुर में नदी बहती है हिंडन नदी जो कि पूर्व में है। नेक्स्ट है दक्षिण, दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। और ये यहाँ पर क्या है? भगवत, और इसमें ताप्ती नदी बहती है। सुत कामेडोर में बहती है दशक नदी। कौन सी नदी बहती है सुत कामेडोर में? दशक नदी बहती है, और बहती है, और ये कहाँ पर है? पश्चिम नदी में। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। उत्तर में बहती है मांडा जो कि चिनाब नदी है, पूर्व में बहती है आलममीरपुर जो कि हिंडा नदी है, दक्षिण में है भगवत ताप जो कि ताप्ती नदी है, पश्चिम में बहती है सुतकोंडा सुतका मेंढा जो कि दशक नदी है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या क्या हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। इसकी खुदाई वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा करवाई गई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में मौजूद है। तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1922 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? राखल दास बनर्जी के द्वारा करवाई गई थी। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ फ्रेंड्स ये पूछे जा सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मृतकों का टीला। और इसकी खुदाई कब की गई थी मोहनजोदड़ो की? तो 1922 में। और ये पूछे जाए किसने करवाई थी? तो राखल दास बनर्जी ने करवाई थी। और यहाँ कौन सा नगर बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे ये बसा हुआ था। जो मोहनजोदड़ो था वो कहाँ बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। और ये सिंध के लड़काना जिले में मौजूद है। और ये कहाँ मौजूद है फ्रेंड्स? एक ही टॉपिक में हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए कि खुदाई हुई थी 1922 में, और किसने करवाई थी? राखलदास बनर्जी ने। और इसको किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। और ये कहाँ स्थित है? लड़काना जिले में मौजूद है। नेक्स्ट है प्राप्त साक्ष्य। अब यहाँ पर क्या क्या सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या प्राप्त हुआ है। सूती कपड़े के अंश, जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त साक्ष्य, सूती कपड़े के अंश प्राप्त हुए। महास्नानागार प्राप्त हुआ है। पुरोहितों के आवास, सभागार, कांसे से बनी नर्तक की नगन मूर्ति, तांबे का ढेर, पशुपति शिव का साक्ष्य, घोड़े के दांत, सेल खड़ी से बना बाट और चिमनी। तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो कौन कौन से? सूती कपड़े के अंश प्राप्त हुए हैं, मतलब कपड़े प्राप्त हुए हैं। पुरोहितों के आवास, सभागार, स्नानघर, कांसे से बनी नर्तक की नगन मूर्ति, तांबे का ढेर, पशुपति शिव का साक्ष्य, घोड़े के दांत, सेल खड़ी से बना बाट और चिमनी। तो फ्रेंड्स ये सिंधु घाटी सभ्यता में सभी प्राप्त साक्ष्य हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा। हड़प्पा इसकी खुदाई वर्ष 1921 में दयाराम साहनी व शायक मधो स्वरूप वत्स्य पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1922 में। और हड़प्पा की खोज देखें तो हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में। और किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने करवाई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज खुदाई किसने करवाई थी? राखलदास बनर्जी ने कराई थी। और हड़प्पा की किसने करवाई थी खुदाई? 1921 में हुई थी और दयाराम साहनी ने करवाई थी। और वे मधो स्वरूप वास्य किए पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। अब देखते हैं हड़प्पा में कौन कौन से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं कि क्या क्या मिला है हड़प्पा में। मोहरे, कब्रिस्तान, मछुआरे का चित्र अंकित बर्तन, बालू पत्थर की बनी 2 मूर्तियां, धोती पहने एक मूर्ति, कांसे का सिक्का, शंख से बना बैल, अनाज भंडार के कमरे जहां से जौ और गेहूं प्राप्त है, और मिला है कतार से बने श्रमिक आवास आदि। तो फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता की जब तक खुदाई हुई तो वहाँ कौन कौन से साक्ष्य मिलने प्राप्त हो गए थे? मोहरे, कब्रिस्तान, मछुआरे का चित्र अंकित, मतलब मछुआरे का भी चित्र अंकित किया हुआ था, बालू पत्थर की बनी मूर्तियां मिली थी,
धोती की पहने एक मूर्ति मिली थी, मतलब एक व्यक्ति था जो धोती पहने हुए, तो वे भी मिला है। और कांसे का सिक्का, और क्या मिला है, कांसे का सिक्का भी मिला है। शंख से बना बैल भी मिला है, मतलब एक शंख से बना हुआ था वो भी बैल प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडार के कमरे और अनाज भंडार के कमरे भी मिले, मतलब जहाँ अनाज भरा हुआ था हड़प्पा सभ्यता में, तो वो भी भंडार मिले हैं। और उसमें क्या था भंडार में, जौ और गेहूं प्राप्त थे। और कतार से बने श्रमिक आवास आदि, और कतार से बने जो श्रमिक आवास थे वे भी प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता में। तो फ्रेंड्स ये भी सब पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा। पहले देखा हमने सिंधु घाटी सभ्यता का, फिर देखा हड़प्पा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कालीबंगा। इसकी खोज वर्ष 1953 में अमलानंदन घोष द्वारा खुदाई बी के थापर द्वारा 1960 में करवाई थी। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है, काले रंग की चूड़ियां। ये स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घाघर घाघर नदी के तट पर स्थित है। और ये कहाँ स्थित है, घाघर नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, फिर हड़प्पा की खोज हुई, और अब हुई कालीबंगा की। और इसकी खोज कब हुई फ्रेंड्स, 1953 में। और किसने करवाई, अमलानंदन घोष ने इसकी खुदाई करवाई। और बी के थापर द्वारा 1960 में करवाई गई थी। अमलानंदन घोष के द्वारा खुदाई करवाई गई थी 1953 में, और बी के थापर के द्वारा करवाई गई थी कालीबंगा की खोज 1960 में। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। ये स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घाघर नदी के तट पर स्थित है। और ये जो स्थल है वो कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घाघर नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड्स तो एक ही टॉपिक में हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए। क्या अमलानंदन ने घोष करवाई थी कालीबंगा की 1953 में, और बी के थापर ने करवाई थी 1960 में, मतलब उसके 7 साल बाद खोज करवाई थी बी के थापर ने। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, और ये कहाँ पर है, घाघर नदी के तट पर स्थित है, जो कहाँ पर है, राजस्थान में। अब देखते हैं कालीबंगा में कौन कौन से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। कच्ची ईंटें व अलंकृत ईंटें मिली हैं। प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं कालीबंगा में, कच्ची ईंटें व अलंकृत ईंटें मिली हैं। बेलनाकार मोहरे मिली है मेसोपोटामिया जैसी, और बेलनाकार क्या मिली, मोहरे मिली हुई मेसोपोटामिया जैसी। खेती के साक्ष्य जूते हुए खेत, और क्या मिले, खेती के साक्ष्य, मतलब खेती किस तरीके से की जाती थी वो कालीबंगा में प्राप्त साक्ष्यों में मिला है। और जूते हुए खेत, मतलब किस तरीके से जूते हुए खेत थे वे भी प्राप्त हुए हैं। लकड़ी के बने पाइप, और लकड़ी के बने, मतलब जो लकड़ी के बने हुए थे वे भी प्राप्त हुए हैं कालीबंगा में। तो प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से, कच्ची ईंटें वे अलंकृत ईंटें, बेलनाकार मोहरे, खेती के साक्ष्य, जूते हुए खेत, और लकड़ी के बने पाइप, ये प्राप्त साक्ष्य हुए हैं कालीबंगा में। नेक्स्ट देखते हैं चहुंदड़ो। इसकी खोज वर्ष 1931 में एन.जी. मजूमदार द्वारा की गई थी, जिसे खुदाई मैकले ने वर्ष 1935 में आगे बढ़ाया। और ये स्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है। तो फ्रेंड चहुंदड़ो की खोज किसने करवाई थी, 1931 में एन.जी. मजूमदार द्वारा कराई गई थी। और इसकी पूरी खोज किसने करवाई, खुदाई करवाई मैकले ने वर्ष 1935 में इसे कार्य को आगे बढ़ाया। खोज स्टार्ट करवाई थी एन.जी. मजूमदार ने, लेकिन इसको आगे किसने बढ़ाया, मैकले ने वर्ष 1935 में आगे बढ़ाया। और ये स्थल कहाँ पर है, पाकिस्तान में स्थित है, सिंध के पाकिस्तान में स्थित है। और इसमें आप देखते हैं चहुंदड़ो में कौन कौन से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। फर्स्ट है वर्गाकार ईंटें, ये एकमात्र स्थल है। और वर्गाकार क्या मिली है, ईंटें मिली हैं। और क्या है, ये एकमात्र स्थल है। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सजने संवरने के लिए लिपस्टिक प्राप्त हुई है, जो लिप्स पे लगाई जाती है, तो वो भी प्राप्त साक्ष्य मिले हैं चहुंदड़ो में। मनके का कारखाना आदि, और मनके का क्या मिला है, कारखाना मिला है चहुंदड़ो में। तो साक्ष्य कौन कौन से मिले चहुंदड़ो में, वर्गाकार ईंटें जो एकमात्र स्थल है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, सजने संवरने के लिए लिपस्टिक, और मनके का कारखाना आदि प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बनवाली। अब देखिए बनवाली, इसकी खोज वर्ष 1973 में आर.एस. बिष्ट द्वारा की, और ये स्थल हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी में स्थित है। तो बनवाली की खोज किसने करवाई थी फ्रेंड्स, आर.एस. बिष्ट द्वारा कराई गई थी। और कब कराई गई थी, 1973 में। और कहाँ है ये स्थल, हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी में स्थित है। अब देखिए इसमें प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं। तांबे का बना वाण व कुल्हाड़ी, बनवाली में मिला है तांबे का बना वाण व कुल्हाड़ी मिली है। हल्की आकृति का खिलौना मिला है। पत्थर व ईंट के मकान मिले हैं। उन्नत किस्म की जौ के बीज मिले हैं।
सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान मिले। जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं बनवाली में वो कौन कौन से हैं? तांबे का बना बाण में कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। आकृति का खिलौना, मतलब जिसे क्या की जाती है, खेती की जाती है, वे भी प्राप्त हुआ है, वो भी एक खिलौना प्राप्त हुआ है। और पत्थर व ईंट के मकान, मतलब जो घर थे वो किसके बने हुए थे? पत्थर और ईंटों के, वे भी बनवाली में प्राप्त हुए हैं। और उन्नत किस्म की जौ के बीज और उन्नत किस्म के क्या प्राप्त हुए हैं? मतलब जो खाने का वे भी प्राप्त हुआ है। और सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान, मतलब सड़कों पर जाते हुए क्या प्राप्त हुए हैं? बैलगाड़ी के निशान प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ प्राप्त हुए? बनवाली में। नेक्स्ट है लोथल। अब देखते हैं लोथल। तो फ्रेंड्स ये सभी हम टॉपिक किसमें कवर कर रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में। इसकी खोज वर्ष 1957 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी और ये स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल की खोज कब हुई थी? 1957 में हुई थी। और किसने करवाई थी? रंगनाथ राव ने करवाई थी। और ये स्थल कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। और कौन सी नदी के पास स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स एक ही हमने टॉपिक में कितने क्वेश्चन कवर कर लिए? 4 क्वेश्चन कवर कर लिए कि लोथल, इसकी खोज 1957 में हुई थी फर्स्ट। और सेकंड क्या है, किसने करवाई थी? रंगनाथ राव द्वारा कराई गई थी। और थर्ड ये कहाँ पर स्थित है? गुंदाबाद नगर में स्थित है। और ये किस नदी पर तट पर स्थित है? भोगवा नदी तट पर स्थित है। अब देखते हैं लोथल में क्या क्या प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। फर्स्ट मिला है अग्नि वेदिका, पक्की मिट्टी से बना नाव का नमूना। और सेकंड क्या मिला है? पक्की मिट्टी से बना नाव का नमूना। थर्ड मिला है जहाज बनाने का सत्र और चावल के दाने और फारस की मोहर। तो ये 5 चीजें प्राप्त हुई फ्रेंड्स लोथल में। कौन कौन सी? अग्नि वेदिका, पक्की मिट्टी से बना नाव, मतलब जैसे तैर कर जाते थे, वे भी क्या हुआ? प्राप्त हुआ है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए है, तो क्या बनाने लग गए थे? पक्की मिट्टी से बना नाव, मतलब जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सके, वो भी लोथल में प्राप्त हुआ है। और चावल के दाने, मतलब जो खाया जाता था खाना अनाज, तो वो क्या प्राप्त हुआ है? चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। और मोहर कौन सी प्राप्त हुई है? फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो फ्रेंड्स ये 5 चीजें प्राप्त हुई है लोथल में। और क्या है? हाथी दांत का स्केल। और क्या प्राप्त हुआ है? हाथी दांत का स्केल भी प्राप्त हुआ है। और घोड़े की लघु मणि मूर्ति भी प्राप्त हुई है। घोड़े की क्या प्राप्त हुई है? मणि मूर्ति भी प्राप्त हुई है। और मम्मी की आकृति भी प्राप्त हुई है। चक्की, अनाज पीसने के लिए चक्की भी प्राप्त हुई है। फ्रेंड्स जो अनाज पीसा जाता है, अब भी पीसा जाता है, प्राप्त हुआ है लोथल में प्राप्त हुआ है। चक्की जो अनाज पीसने के लिए होती है। नेक्स्ट प्राप्त हुआ है चलाक लोमड़ी की कहानी के सबूत आदि। और फिर क्या प्राप्त होने लग गया था? कि चलाक लोमड़ी की कहानी के सबूत आदि। तो फ्रेंड्स क्या क्या चीजें प्राप्त हो गई वहां पर? 5 चीजें ये कि ईंटों से बना नाव का नमूना, जहाज बनाने का सत्र, जब चावल के दाने और फारस की मोहर और अग्नि वेदिका। और क्या प्राप्त हुआ है? हाथी दांत का स्केल प्राप्त हुआ है। घोड़े की लघुमण मूर्ति प्राप्त हुई है। मम्मी की आकृति प्राप्त हुई है। चक्की जो कि अनाज पीसने के लिए यूज होती है, वे प्राप्त हुई है। और चलाक लोमड़ी की कहानी के सबूत आदि प्राप्त हुए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं धोलावीरा। इसकी खोज वर्ष 1967 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी, परंतु इसकी व्यापक खुदाई रविंदर सिंह विशद द्वारा करवाई गई थी। और ये स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मनाहर एवं मानसर नदी के बीच स्थित है। तो फ्रेंड धोलावीरा की खोज कब हुई थी? 1967 में हुई थी। और किसने करवाई थी? जगपति जोशी द्वारा कराई गई थी। और ये व्यापक खुदाई रविंद्र सिंह विशद द्वारा करवाई गई थी। और इसकी जो खोज थी व्यापक रूप से, वो किसने करवाई थी? रविंद्र सिंह विशद द्वारा कराई गई थी। और ये स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में, और यहाँ पर स्थित है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में। और कौन सी नदी के पास स्थित है? मनाहर एवं मानसर नदी के बीच स्थित है। और ये पहला ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ था, दुर्भाग, माध्यम भाग और निचला नगर। तो ये कितने भागों में बटा हुआ था? दुर्भाग, माध्यम भाग और निचला भाग, 3 भागों में बटा हुआ था धोलावीरा। और इसमें कौन कौन से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं? दुर्भाग और माध्यम भाग के बीच में भय इमारत व अवशेष मिले हैं। स्टेडियम मिला है धोलावीरा में। और सीढ़ी नुमा संरचना तथा सूचना पट मिला है। और विभिन्न प्रकार के जलाशय मिले हैं। तो फिर धीरे धीरे आते आते सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या प्राप्त होने लग गया? चावल प्राप्त होने लग गया, अनाज चक्की पीसने के लिए, ये सब प्राप्त होने लग गया। और धीरे धोलावीरा तक आते क्या प्राप्त होने लग गया? कि इसकी खोज करवाई थी
1967 में हुई थी और किसने करवाई थी? जगपति जोशी ने। और इसको पूरा किसने करवाया था? रविंद्र सिंह बिश्न द्वारा इसकी खोज करवाई गई थी। और ये स्थल कहाँ पर है? गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? मनाहर एवं मानसर नदी के बीच स्थित है। और ये 3 भागों में बटा हुआ है नगर, दुर्भाग, माध्यम भाग और निचला भाग। और इसमें प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं? दुर्भाग और माध्यम भाग। माध्यम भाग के बीच में भैर इमारत के अवशेष स्टेडियम मिला है। तो फ्रेंड्स स्टेडियम भी मिलने लग गया। और सीढ़ी नुमा संरचना एवं सूचना पट और विभिन्न प्रकार के जलाशय प्राप्त हो गए धौलावीरा तक आते आते। नेक्स्ट टॉपिक है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की खुदाई किसने करवाई थी? 1958 में हुई थी और सजवत शर्मा द्वारा करवाई गई थी। और ये स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिडन नदी के तट पर स्थित है। तो आलमगीरपुर की खोज किसने करवाई थी और कब करवाई थी? 1958 में इसकी खुदाई करवाई गई थी। और किसने करवाई थी? सजवत शर्मा द्वारा करवाई गई थी। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? हिडन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ इसकी खुदाई वर्ष 1953 में यगवत शर्मा द्वारा करवाई गई थी। और ये स्थल पंजाब राज्य में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर की खोज सजवत शर्मा द्वारा कराई गई थी 1958 में। और रोपड़ की खोज करवाई गई थी 1953 में। और किसने करवाई थी? यगवत शर्मा द्वारा करवाई गई थी। और ये कहाँ पर स्थित है? पंजाब राज्य में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। और आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिडन नदी के तट पर स्थित है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। प्राप्त साक्ष्य तांबे की कुल्हाड़ी। प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से मिले आलमगीरपुर और रोपड़ में? तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। आदमी और कुत्ते की एक कब्र मिली है। और क्या किसकी मिली है? आदमी और कुत्ते की कब्र गाह आदि प्राप्त हुए हैं। तो आलमगीरपुर और रोपड़ में क्या क्या प्राप्त साक्ष्य मिले? तांबे की कुल्हाड़ी, आदमी और कुत्ते की एक कब्र आदि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा इसकी खुदाई वर्ष 1964 में जगपति जोशी द्वारा करवाई गई थी। और ये स्थल गुजरात राज्य के कच्छ नामक जगह पर स्थित है। सुरकोटड़ा की खोज किसने करवाई थी फ्रेंड्स और कब करवाई थी? 1964 में इसकी खुदाई हुई थी। और किसने करवाई थी? जगपति जोशी द्वारा इसकी खुदाई करवाई। और ये स्थल कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य के कच्छ नामक जगह पर स्थित है। और इसमें कौन से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं? घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। और अनूठे प्रकार की कब्रगाह प्राप्त हुई हैं। 2 चीजें प्राप्त हुई हैं सुरकोटड़ा में, घोड़े की हड्डियां और अनूठी प्रकार की कब्रगाह प्राप्त हुई हैं। और सुरकोटड़ा सुरकोटड़ा की खुदाई हुई थी 1964 में और जगपति जोशी द्वारा कराई गई थी। और ये स्थल स्थित है गुजरात राज्य के कच्छ नामक जगह पर स्थित है। और प्राप्त साक्ष्य हैं घोड़े की हड्डियां और अनूठी प्रकार की कब्रगाह। फ्रेंड्स मैं हर एक टॉपिक को 2 या 3 बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपको एक ही टॉपिक एक ही बार में लर्न हो जाए और इसको आप इजीली लर्न कर लें, इसलिए मैं 2 बार रिपीट कर रही हूँ। अगर आपको अभी भी याद नहीं हुआ, अगर 1 या 2 बार आपने इस वीडियो को देख लिया ना फ्रेंड्स, आप सारे टॉपिक इजीली आपको याद हो जाएंगे। और इसको साथ के साथ फ्रेंड्स लिखते जाएं। लिखने से ये होता है आपको याद रहता है और एग्जाम टाइम में भी आपको इजीली इनको क्वेश्चन को याद कर पाते हैं। आप लिखने के लिए नोट्स साथ के साथ बनाते जाएं क्योंकि हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की कर रहे हैं तो फ्रेंड्स यूपीएससी में भी क्वेश्चन आते ही हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जानने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताएं फ्रेंड्स आपको इसके एमसीक्यू चाहिए या नहीं चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है सतको गेंडोर। इसकी खुदाई वर्ष 1927 में ओरेल स्टाइन के द्वारा ये स्थल बलूचिस्तान के दशक नदी के तट पर स्थित है। गेंडोर की खुदाई कब कराई गई थी? 1927 में। और किसने करवाई थी? ओरेल स्टाइन के द्वारा ये खुदाई कराई गई थी। और कहाँ पर हुई थी? बलूचिस्तान में दशक नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड्स हर वो स्थल जो है वो कहाँ पर स्थित है? नदी के तट पर स्थित है। ये भी स्थल कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान में दशक नदी के तट पर स्थित है। सुतको गेंडोर 1927 में इसकी खुदाई हुई थी और इसने करवाई थी ओरेल स्टाइन के द्वारा ये खुदाई कराई गई थी और दशक नदी के तट पर ये स्थित है। आप देखते हैं इसमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान, चूड़ियां, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की हड्डियां। धीरे धीरे फ्रेंड्स क्या प्राप्त होने लग गया? प्राप्त साक्ष्य कौन से होने लगे कि बलूचिस्तान, चूड़ियां, राख से भरा बर्तन प्राप्त होने लग गया और तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की हड्डियां।
पहले क्या प्राप्त हुआ, घोड़े के दांत प्राप्त हुए, फिर चावल, अनाज की खेती, ये सब प्राप्त होने लग गया। आते आते धीरे धीरे मनुष्य की हड्डियां भी प्राप्त होने लगी और तांबे की कुल्हाड़ियां, राख से भरे बर्तन, ये सब प्राप्त होने लग गया। नेक्स्ट देखते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी क्या है कि इसकी खुदाई वर्ष 1997 में अमरेंद्र नाथ द्वारा करवाई गई थी और ये स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती नदियों के पास स्थित है। और धोलावीरा के बाद राखगढ़ी भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। राखी गढ़ी की खोज खुदाई किसने करवाई थी? राखी गढ़ी की खुदाई 1997 में हुई थी और किसने करवाई थी? अमरेंद्र नाथ द्वारा करवाई गई थी इसकी खुदाई। और ये स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती नदी के पास स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? हरियाणा राज्य के सरस्वती नदियों के पास स्थित है। धोलावीरा के बाद राखी गढ़ी भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। और ये कितना बड़ा नगर है? भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है राखी गढ़ी। नेक्स्ट है कोट दीजी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है सिंधु सभ्यता में? कोट दीजी। इसकी खुदाई 1955 में F.A. खान द्वारा करवाई गई थी। ये स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। तो कोट दीजी की खुदाई कब हुई थी? 1955 में हुई थी। और किसके द्वारा करवाई गई थी? F.A. खान द्वारा कराई गई थी। और ये स्थल कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। और इसमें देखते हैं कोट दीजी में कौन कौन से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। चांदी के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य और बारहसिंगा का नमूना। अब धीरे धीरे क्या प्राप्त होने लग गया फ्रेंड्स कि चांदी के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य मिलने लग गए और बारहसिंगा का नमूना प्राप्त हो गया। पहले क्या था, तांबे चांदी का से प्राप्त होने लग गया, तो खेती प्राप्त होने लग गई थी। अब इसमें आते आते कोट दीजी में क्या प्राप्त होने लग गया? बारहसिंगा का नमूना और चांदी के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। अब नेक्स्ट है अलाहादीनो। अलाहादीनो इसकी खुदाई फेयर सर्विस द्वारा करवाई गई थी। अलाहादीनो की खुदाई किसके द्वारा करवाई गई थी? फेयर सर्विस द्वारा करवाई गई थी। और ये स्थल सिंधु नदी और अरब सागर के संगम के समीप स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? स्थल सिंधु नदी और अरब सागर के संगम के समीप स्थित है। तो अलाहादीनो की खुदाई कब करवाई गई थी? फेयर सर्विस द्वारा करवाई गई थी। और ये स्थल स्थित है सिंधु नदी और अरब सागर के संगम के समीप स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है कुणाल। कुणाल ये स्थल हरियाणा में स्थित है। जो कुणाल है वो कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और इसमें कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। कुणाल में प्राप्त हुए हैं चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है अली मुराद। अली मुराद में क्या प्राप्त हुआ है? ये स्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है। अली मुराद जो है वो कहाँ पर स्थित है? सिंध पाकिस्तान में स्थित है। और इसमें प्राप्त साक्ष्य कौन से मिले हैं? पीतल कांसे की बनी कुल्हाड़ी, बैल की छोटी मूर्ति और रंगपुर। इसकी खुदाई वर्ष 1953 में रंगनाथ राव द्वारा करवाई गई थी। और इसकी खुदाई किसके द्वारा करवाई गई थी? रंगनाथ द्वारा करवाई गई थी 1953 में। अली मुराद ये स्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है। और इसमें प्राप्त साक्ष्य कौन से मिले हैं? पीतल कांसे की बनी कुल्हाड़ियां, बैल की छोटी मूर्ति और रंगपुर। और इसकी खुदाई किसने करवाई थी? रंगनाथ राव द्वारा करवाई गई थी 1953 में। और इसमें कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? प्राप्त साक्ष्य मिले हैं कच्ची ईंटों से बना दुर्ग और धान की भूसी। अब धीरे धीरे क्या प्राप्त होने लग गया? मतलब जानवरों को खिलाने के लिए क्या प्राप्त होने लग गया? धान की भूसी और बना दुर्ग प्राप्त होने लग गया। और कच्ची ईंटों से बना दुर्ग और धान की भूसी प्राप्त होने लग गई थी मुराद में। तो फ्रेंड्स ये सभी टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि कुणाल कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और प्राप्त साक्ष्य कौन से मिले हैं? यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। और अली मुराद ये कहाँ पर स्थित है? सिंधु पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी खुदाई किसने करवाई थी? 1953 में हुई थी और रंगनाथ राव द्वारा करवाई गई थी। और प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं? पीतल कांसे की बनी कुल्हाड़ी, बैल की छोटी मूर्ति, रंगपुर। और क्या प्राप्त हुए इसमें? कच्ची ईंटों से बना दुर्ग और धान की धूसी। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता में भक्ति व पूजा। कि सिंधु सभ्यता में कैसे भक्ति व पूजा की किस तरीके से सिंधु सभ्यता में पूजा की जाती थी। कि इस सभ्यता के लोग शिव की पूजा नागधरी के स्वरूप में करते थे। शिव की पूजा किस रूप में करते थे फ्रेंड्स? पूजा नागधरी के स्वरूप में करते थे। और मृत देवी के सौम्य एवं रौद्र रूप की पूजा की जाती थी। और मृत देवी मतलब देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। किस रूप में की जाती थी? देवी की सौम्य एवं रौद्र रूप की पूजा की जाती थी। पृथ्वी एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई गया है। पृथ्वी में क्या दिखाया गया है? एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई गया है। पर्जन शक्ति में क्या प्राप्त हुआ है? लिंग की पूजा हुई है। और वृक्ष में पीपल और बाबुल और पशु
कुबड़ वाला सांड और वृक्ष और नाग कौन सा प्राप्त हुआ? सिंधु सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी? नाग तथा अग्नि की पूजा भी करते थे। तो सिंधु सभ्यता में किस किसकी पूजा करते थे? इस सभ्यता के लोग शिव की पूजा नागधरी के स्वरूप में करते थे और मृत देवी की पूजा की जाती थी। पृथ्वी, प्रजन शक्ति, वृक्ष, पशु, नाग। और पशु कौन सा था? कुबड़ वाला सांड। और वृक्ष और नाग कौन सा था? नाग तथा अग्नि की पूजा भी करते थे। और प्रजन शक्ति लिंग की पूजा की जाती थी। और पृथ्वी में क्या था? गर्भ से पौधा निकलता दिखाई दिया। और मृत देवी सौम्य एवं रुद्र रूप की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु सभ्यता का पतन। फ्रेंड्स, अब क्या हो गया? सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। सिंधु सभ्यता का पतन किसके द्वारा किया गया? इसमें सबसे क्या क्या चीजें प्राप्त हुई फ्रेंड्स? इसमें चावल प्राप्त हुए, जौ प्राप्त हुए, चक्की प्राप्त हुई, नाव प्राप्त हुई और घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई, मनुष्य की हड्डियां प्राप्त हुई सिंधु सभ्यता में। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता का पतन किस तरीके से हो गया और किसके द्वारा हुआ। सिंधु सभ्यता का पतन बाण जॉन मार्शल मैके सर्राफ द्वारा इसका पतन किया गया। सेकंड है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन R.L. स्टीन एंड एन घोष कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन किस वजह से हुआ है? जलवायु परिवर्तन के द्वारा हुआ है। ये कौन कहते हैं विद्वान? R.L. स्टीन और एन घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। लेकिन जॉन मार्शल और मैके एस आर राव क्या कहते हैं कि बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। थर्ड क्या है? नदियों का मार्ग बदलना। ये कौन कहते हैं? माधव स्वरूप वश कहते हैं कि नदियों का मार्ग बदलने के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। फोर्थ है प्राकृतिक आपदा। ये कौन कहते हैं? कूर कनेडी कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। फिफ्थ है आर्यों का आक्रमण। गार्डन चाइल्ड और हीलर पिंक कहते हैं, ये तीनों विद्वान कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन जो है वो आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ है। तो फ्रेंड्स, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं कि जॉन मार्शल एस आर राव कहते हैं कि बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है और एल स्टीन और एन घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। माधव स्वरूप वश कहते हैं कि नदियों का मार्ग बदलने के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। लेकिन कूर कैनेडी कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। और गार्डन चाइल्ड, हीलर और पिंग ये तीनों विद्वान कहते हैं आर्यों का आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स हमने सिंधु सभ्यता का पूरा टॉपिक कवर कर लिया कि सिंधु सभ्यता में किस किस की खोज हुई और किसके द्वारा की गई और सिंधु सभ्यता का पतन किस तरीके से हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने क्या करा? सिंधु सभ्यता के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे हम वैदिक सभ्यता। इसका काल किस तरीके से हुआ, किसके द्वारा किया गया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। हमारी वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इसके MCQ चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में MCQ करा दूंगी। फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करने ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।